नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज 16 मार्च है। खाड़ी में जो युद्ध छिड़ी है, जिसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी को, जब इसराइल ने हमले किए ईरान पर और उन्हें प्री एमिनेंट स्ट्राइक्स किया और अमेरिका ने शुरुआत की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की। तो आज 17वां दिन है इस युद्ध का, जिसका असर पूरी दुनिया भर पर, जिसमें भारत भी शामिल है, देखने को मिल रहा है। ऊर्जा संकट के जरिए से खासकर लोगों की जान तो जा ही रही है। ईरान के अंदर 1300 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। और हमले के पहले दिन ही आपको याद दिला दे कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई थी उन हमलों में, और जिसके कुछ दिन बाद मुश्तबा खामनेई वहाँ के नए सर्वोच्च नेता बने। आज के जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो ज़रा मैंने कहा कि इस व्लॉग में आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी। एक तरीके से ईरान ने साफ कर दिया है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री है, लेकिन उन देशों के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं इस युद्ध में, या जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। आपको याद हो कि भारत ने भी आखिरकार जब बहुत कोशिशों के बाद कम से कम 4 राउंड्स ऑफ बातचीत हुई डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ईरानियन काउंटर पार्ट अब्बास अरागची के बीच में, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से, और उसके बाद जाकर जो है कम से कम 2 ऐसे हमारे ऑयल टैंकर्स वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सके हैं, जिनको कि भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि इज़राइल और अमेरिका के तरफ से जो लगातार हमले जारी हैं, जिसने बहुत निशाना बनाया है ईरान के ऑयल डिपोज को, फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को, कम से कम 30 फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को इज़राइल ने जो है बर्बाद किया। और फिर अमेरिका की तरफ से खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ। खर्ग आइलैंड की अहमियत पर भी मैंने एक व्लॉग किया हुआ था इसके पहले, जो आप देख सकते हैं, जहां ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% के लिए जो टर्मिनल इस्तेमाल होता है वो दरअसल खर्ग आइलैंड ही है। उसे फॉरबिडन आइलैंड भी कहते हैं, खर्ग आइलैंड भी कहते हैं उसे। और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार कह रहा है कि भाई हम तो निगोशिएशन की टेबल पर हम आएंगे नहीं। 2024 में हम पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। 2025 में जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे थे तब आपने हमले कर दिए वहाँ हमारे परमाणु ठिकानों पर, और इस बार फिर से जब हम जिनीवा में बातचीत कर रहे थे तो इजराइल की तरफ से और आपकी तरफ से हमले कर दिए गए। तो इसलिए ईरान ने कहा है कि हम तो आप पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट ही, जो डैमेज के कॉस्ट्स हैं वो इन्फ्लिक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म पेन आप पर इन्फ्लिक्ट करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत ये हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाए, क्योंकि दुनिया भर का कम से कम जो 20% का सप्लाई है तेल का, कार्गो का, वो दरअसल इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और यहाँ पर्शियन गल्फ, रेड सी पर ईरान खुद से अपनी IRGC के ज़रिए से, और साथ ही साथ उसके जितने भी जो मिलिशियाज हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, उनकी एलाइज हैं, जिसमें कि हुथी से शामिल हैं, जिनमें हिजबुल्ला शामिल है, इन तमाम फोर्सेस की वजह से एक नाकेबंदी जो है वो कर पाया है, जिसमें चीन और रशिया के मैक्सिमम जो हैं फ्लीट गुजर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि रूस जो है वो ईरान को बैक कर रहा है। रूस ने ईरान के लिए एड और असिस्टेंस मटेरियल भी भेजे हैं, और चीन ईरान का जो है लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, ऑयल बायर रहा है। और चीन ने भी जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके से मदद का ऐलान किया हुआ है ईरान पर। डोनाल्ड ट्रंप शुरू के दिन से कह रहे हैं कि भाई हम अपने युद्ध पोतों को भेजेंगे, हम एस्कॉर्ट करने के लिए, मिलिट्री एस्कॉर्ट करने के लिए। वैसा हुआ नहीं। US नेवी के ऊपर भी निश्चित रूप से अगर आप भेजते हैं तो वहाँ पर ये और ज़्यादा जो है फैलेगा यह युद्ध, और वहाँ पर माइनिंग भी कर रखी है ईरान ने। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब डेस्परेशन में अपने तमाम एलाइज को कह रहे हैं, और नेटो को कह रहे हैं, जिसके फाउंडिंग मेंबर है अमेरिका। और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेटो का जन्म हुआ था एक ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोपियन देशों के बीच में। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन देशों को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पुलिसिंग में सक्रिय होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि यूरोपियन जो उनके अलाइज हैं, आपको याद दिला दे कि ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो इसमें शिरकत करने को तैयार नहीं हैं। या फ्रांस जैसा मुल्क भी है जिसने चार्ल्स द गॉल को भेजा ज़रूर है इस एरिया में, जो उनका सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक कैरियर है, लेकिन कोई खुश नहीं है इससे। उनके कनाडा की अगर हम बात कर ले, मार्क कार्नी की, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम इस युद्ध में आपके साथ हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक तरफा युद्ध चल रहा है, यूनिलैटरल अग्रेशन है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कह दिया है कि हम तो नहीं कूदेंगे इसमें जंग लड़ने के लिए।
और वहाँ स्पेन में जो लेफ्ट एक नेता हैं, लेफ्टिस्ट नेता हैं सैंचेज, वो तो लगातार इस युद्ध के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप की जो क्विंटेसेंशियल स्टाइल है, जहां वो धमकियां देना पसंद करते हैं नेटो को लेकर, ऐसे भी उनके रिश्ते जो हैं काफ़ी फ्रेजाइल, काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। उनके पहले टर्म में भी उन्होंने अपने तमाम एलाइज को बहुत गाली गलौज किया, बहुत बातें सुनाई कि आप लोग नेटो की डिफेंस स्पेंडिंग में जो है यू नॉट पुलिंग योर वेट, सारा दबाव और जोर जो है वो अमेरिका की तरफ से है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पुलिसिंग कैसे हो, इसको लेकर ट्रूथ सोशल पर भी उन्होंने एक बड़ा सा पोस्ट ज़रूर लिखा है। और पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मेनी कंट्रीज स्पेशली those who are affected by Iran's attempted closure of the Hormuz Strait will be sending warships in conjunction with the United States of America to keep the strait open and safe. We have already destroyed 100% of Iran's military capability, but it's easy for them to send a drone or two, drop a mine or deliver a close-range missile somewhere along or in this waterway, no matter how badly defeated they are. Hopefully, China, Japan, France, South Korea, the UK and others that are affected by this artificial constraint will send ships to the area so that Hormuz Strait will no longer be threatened by a nation that has been totally decapitated. तो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ जहां आप कह रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, एक तरफ आप जब कह रहे हैं कि ईरान को टोटली जो है हमने डीकैपिटेट कर दिया है, उसकी सारी क्षमताओं को हमने बर्बाद कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर आप उसी डेस्परेशन के टोन में आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अगर ईरान के पास कैपेसिटीज़ नहीं है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे बंद है? और यहाँ सिर्फ अपने एलाइज ही नहीं, साउथ कोरिया, जापान की जो प्रधानमंत्री हैं सानी ताकियाची, वो भी जो है इस वक्त अमेरिका दौरे में मौजूद हैं, सनाई ताकियाची। और देखा जाएगा कि आखिर जापान क्या फैसला लेता है। इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर वो चीन को भी अपील कर रहे हैं, जिस चीन के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं इस वक्त ईरान के साथ में। रशिया, ईरान और चीन जो बाकायदा एक तरीके से अलाइंड है, उस चीन को भी कह रहे हैं कि भाई ये आपके भी इंटरेस्ट में है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खुलवाएं, आप उस पर किसी भी एक देश का इस तरीके से नियंत्रण ना होने दें। और ये बातें डोनाल्ड ट्रंप तब कह रहे हैं, आपको बता दें, कि जब इस महीने के अंत में ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो चीन जाएंगे और वहाँ पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उस मुलाकात के पहले वो कह रहे हैं कि चीन बेसिकली इस बाबत जो है कदम उठाए, क्योंकि चीन को उसका 90% तेल वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मिलता है। तो वो इस शिपिंग स्ट्रेट को खुलवाने के लिए तमाम देशों से कह रहे हैं। अभी रिस्पांस देखना होगा कि क्या कुछ आता है, लेकिन इस कंट्रोल की वजह से ये ज़रूर हुआ। और अब्बास अराक्ची भी जो भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि अगर आप युद्ध को बंद करने के लिए कदम उठा रहे हैं, डीएस्केलेट कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओपन टू ऑल कंट्रीज एज लॉन्ग एज यू आर ऑन आवर साइड। लेकिन इसकी वजह से ये ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम कच्चे तेल की कीमतों को देखें तो वो एक बार फिर से $100 के पार पहुंच गया है। बीच में $104 के पार था, $124 के पार था, कुछ उतरा था, घटा था ट्रंप के बयानों के बाद में, अब फिर जो है वो $100 के पार चला गया है। और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए जो है ये तेल के दाम बढ़ने से जो घरेलू स्तर पर ट्रंप पर भी दबाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ में जो प्रेस गैगल करते हैं अपने यूएस एयरफोर्स 1 में, उसमें क्या बातें कहीं ईरान को लेकर और इस स्ट्रेट को खुलवाने को लेकर, पुलिसिंग को लेकर, आइए वो ज़रा सुन लीजिए। We're talking to countries about policing the straits because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help, we'll work with them. Militarily, as far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy. We've taken out their air defense. There's no air defense whatsoever. और ये साफ हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े चिढ़ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और उनके नेता जो हैं वो उनकी बात को एकदम 100% नहीं सुन रहे हैं, उनके सामने साष्टांग नहीं हो रहे। तो तभी जो है वो रह रहकर फिर नेटो को भी धमकी देने लग जाते हैं कि मैं नेटो से पुल आउट कर लूँगा, नेटो के डिफेंस स्पेंडिंग्स को देख लो। ऑलरेडी ग्रीनलैंड को लेकर भी जो है उनके पंगे हुए हैं, उनके एलाइज के साथ में, यूरोप के साथ में। अब जो है यहाँ पर वो वापस नेटो को थ्रेटन कर रहे हैं। नेटो पर उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। As an example, in many cases, they're NATO countries. We're always there for NATO.
we're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. That, by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियां की तरफ से कहा गया है कि अगर ऑयल डेपोज पर लगातार हमले हो रहे हैं तो वो इकोसाइड है। जैसे अगर आप लोगों को मारते हैं, नरसंहार होता है जिसे हम जेनोसाइड कहते हैं, ये आप पर्यावरण को आप मार रहे हैं, पर्यावरण की किलिंग हो रही है। क्योंकि धू धू कर जो काली लपटें देखने को मिलती हैं धुएं की, जब जब इस तरह के हमले होते हैं, हमने देखा था जब इजराइल ने अटैक किए थे कम से कम 30 स्टोरेज फ्यूल टैंक्स पर ईरान में, तो पूरे के पूरे शहर जो है वो आग की लपटों में नज़र आ रहे थे। और आप सोचिए कि उसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितना ज़्यादा है जब इस तरह से आग लगती है, जब पूरा तेल जो है वो जाकर समंदर के पानी में मिलता है, गिरता है, उससे जो इकोलॉजिकल लाइफ है, मरीन लाइफ है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इन सब को जो नुकसान हो रहा है उसको पेजेशियां यहाँ पर इकोसाइड बता रहे हैं। और ईरान ने भी निश्चित रूप से लगातार टारगेट किया है। ताज़ा हमले हुए हैं यूएई के अंदर में, बहुत धमाकेदार जो हैं तस्वीरें हैं, और जिसकी वजह से यूएई में एक बार फिर से दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। और दुबई एयरपोर्ट क्योंकि वहाँ का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में शामिल है, सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स में इसकी रैंकिंग होती है, बहुत बिजी होता है ये एयरपोर्ट। और लगातार पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं यहाँ पर फ़्लाइट्स जो हैं वो डिसरप्ट हो रही हैं। जब ऐसा होता है तो वहाँ की जो रीजनल इकॉनमी है विच इज़ एम्बेडेड इनटू द ग्लोबल इकॉनमी, क्योंकि दुबई ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ है एज अ कॉस्मोपॉलिटन कैपिटल, जहाँ तमाम दूसरे देशों के बड़े अल्ट्रा रिच इलीट्स वो लोग आकर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ आकर रेजिडेंसी लेते हैं, वहाँ आकर रह रहे हैं, तो उससे उसकी इकॉनमी पर जो है वो असर पड़ रहा है। और दुबई में ही आपको ये भी बता दें कि 15 मार्च को यूएई की सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि उन लोगों ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 6 यूएवीज जो ड्रोन अटैक्स हैं उनके साथ इंगेज किया है ईरान की तरफ से। और अभी तक जो इस युद्ध की शुरुआत हुई है कम से कम 6 लोगों की जान जा चुकी है अकेले यूएई में ही। तो दुबई एयरपोर्ट में भी फ़्लाइट सस्पेंडेड है, उसका असर भारत पर तो पड़ता ही है हर चीज़ का। भारत के जो हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ईरान में फंसे हुए थे, जो आर्मीनिया के बॉर्डर के ज़रिए से किसी तरीके से पहुँचे, उनमें से 80 ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं जो आर्मेनिया से होते हुए दुबई पहुंचे थे, लेकिन दुबई में जो हैं अब फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ अब जब वापस से एयरपोर्ट ऑपरेट करे तब वहाँ फ़्लाइट्स जो हैं वो चलेंगी, सीमित रूप से चलने की बात की जा रही है। एक अच्छी खबर ये भी है कि जो 2 ऑयल टैंकर्स हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हमारे लिए यहाँ पर आप पहुँचने में कामयाब हुए थे तमाम इंगेजमेंट के बाद, बैक चैनल टॉक्स के बाद में, एक और इंडियन फ्लैग वेसल है जिसका नाम है जग लाड़की, और इसने क्रूड ऑयल यूएई के फुजैरा ऑयल टर्मिनल से लोड किया था और वहाँ से तेल लोड करने के बाद में इसे भी इंडियन नेवी की तरफ से एस्कॉर्ट किया गया और ये यूएई पर हुए हमलों के ठीक पहले जो है निकलने में कामयाब रहा। ये वाया द गल्फ ऑफ ओमान से ये आ रहा है। और डीजी जो शिपिंग है हमारी मंत्रालय, उन्होंने ये भी दावा किया है कि कम से कम 276 भारतीय जो नाविक हैं, इंडियन सी फेयरर्स हैं, उनकी रिपैट्रिएशन अभी तक खाड़ी देशों से हो सकी है। 23 इनमें से रिपैट्रिएशन 15 मार्च के आसपास हुई है पिछले 24 घंटों में। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी। ईरान ने निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज बनाया है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर और दुनिया के तेल व्यापार का 20% हिस्से का ये एकमात्र रूट है, तो इसलिए ये एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ईरानियंस ने ये भी कहा है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक कैरियर है इस क्षेत्र में, वो एक टारगेट होगा आने वाले दिनों में। बातचीत का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी बात की है पेजेशियां से और बातचीत में उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा, हमने कहा है कि नागरिकों की जान जा रही है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, आप दूसरे एलाइज को टारगेट कर रहे हैं, ये सब आप बंद कीजिए। लेकिन वो एक तरफा बयान नज़र आता है। तो हालात अभी भी पूरी तरह से बेकाबू हैं, युद्ध ख़त्म होने का उसकी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और ईरान भी झुकने के मूड में नहीं है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार जिस तरीके से अपनी रेटरिक को कायम किए हुए हैं, और उस बीच एक आखिरी अपडेट आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। वो बहुत दिनों से पब्लिक में नज़र नहीं आ रहे थे और इस बाबत बहुत सारी पोस्ट्स आ रही थी, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही थी। लेकिन कल हमने देखा कि एक वीडियो जारी किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो एक कैफ़े में जाते हैं, वहाँ एक हॉट कॉफ़ी ख़रीदते हैं और बातचीत करते हैं। उनसे कोई पूछता है कि लोगों ने कहा कि हैव यू डाइड, वो कहते हैं आई डाई फॉर कॉफ़ी। तो ये इंटरेक्शन के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन इस पर बहुत सारे इस वक्त लोग सोशल मीडिया पर अलग डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये असली वीडियो नज़र नहीं आता। वो वीडियो आप भी देखिए और आप अगर AI एक्सपर्ट हैं तो आप तय कीजिए। फिलहाल इन अपडेट्स के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।